विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से हुआ शुरू। सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर प्रस्ताव पारित। सत्ता पक्ष और विपक्ष में दिखी नोकझोंक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। हांसी को नया जिला बनाने को दी गई मंजूरी। हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के कुल 110 गांव होंगे शामिल। लोकसभा से पारित हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025। विकसित भारत के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करने का है लक्ष्य। और प्रदेश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी जींद के गांव पांडु में डारा में हुई शुरू। आंगनवाड़ी में आधुनिक तकनीक से 3 से 6 साल तक के बच्चे करेंगे पढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया और सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका विपक्ष ने भी समर्थन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्र के पहले दिन एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने पर बधाई दी एवं अभिनंदन किया। 3 दिन तक चलने वाला सत्र में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली। सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव पढ़कर की। दिवंगत आत्माओं के लिए सदन में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। प्रश्नकाल से शुरू हुई कार्रवाई के दौरान कैबिनेट मंत्रियों ने विधायकों द्वारा पूछे विभिन्न सवालों का जवाब दिया। इसके अलावा सत्र में खराब सड़कों का मुद्दा भी उठा। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने सदन में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल जवाब किया, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अस्पताल में सभी सुविधाएं पूरी करने की बात कही। रेवाड़ी विधायक ने सरकारी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जवाब देते हुए कहा कि निर्माण कार्य 80% पूरा हो गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में पानी और प्रदूषण का मुद्दा उठाया, जिसका मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि रोहतक में पानी की कमी नहीं आने देंगे। श्रीमती सावित्री जिंदल के देवर श्री मदन लाल जिंदल, विधायक श्री मुकेश शर्मा के चाचा श्री रामकिशन वत्स तथा विधायक श्री जस्सी पेटवाड़ के साले श्री राहुल चहल के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें हांसी को नया जिला बनाने को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के साथ ही हांसी राज्य का 23वां जिला होगा। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन समिति ने 9 दिसंबर 2025 को आयोजित अपनी बैठक में जिला हांसी के गठन को स्वीकृति देते हुए इसकी सिफारिश की थी। प्रस्तावित जिला हांसी में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के कुल 110 गांव शामिल किए जाएंगे, जो वर्तमान में हिसार जिले का हिस्सा हैं। नए जिले में 2 उपमंडल हांसी और नारनौंद होंगे, जिन्हें हिसार से अलग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हांसी जिले में 3 तहसीलें हांसी, नारनौंद और बास और 1 उप तहसील खेड़ी जालप शामिल होगी। जिले में 3 ब्लॉक हांसी 1, हांसी 2 और नारनौंद भी होंगे। हांसी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,34,976 हेक्टेयर होगा और इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 5,40,994 होगी। उधर लोकसभा में आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक जी राम जी 2025 पारित हो गया। यह विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2025 का स्थान लेगा। विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। इस विधेयक के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। इसमें परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक मजदूरी कर सकेंगे और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60 और 40 होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10 का होगा। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में
गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। और गांधी जी ने ही कहा था, गांधी जी ने कहा था, गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। ये बिल गांव के विकास का बिल। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल 2,13,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि मोदी सरकार ने 8,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीए के दौरान योजना में महिलाओं की भागीदारी केवल 48% थी, जबकि एनडीए ने इस बढ़ाकर 56% कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने मनरेगा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। रोजगार और विकसित गांव, विकसित भारत के लिए, जहां रोजगार के लिए पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब वो बढ़ा के 125 दिन की गई है। और उसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित है। 1,51,282 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। और कांग्रेस मनरेगा 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 करती, कितना खर्च किया कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर 6-7 से 13-14 का कुल खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए। और 2024-25 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपए श्रम दिवस उन्होंने सृजित किए। लोकसभा में आज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी जी राम जी बिल 2025 पास हो गया। यह बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि यह बिल विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करेगा। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण परिवारों को अब सालाना 100 की जगह 125 दिन रोजगार देने की बात कही गई। अब इस योजना में राज्यों को 10 से 40% तक खर्च वहन करना होगा, जबकि अभी तक इसका पूरा वित्तीय बोझ केंद्र सरकार ही उठाती थी। बिल में यह भी प्रस्ताव है कि बुआई और कटाई के मौसम के करीब 60 दिनों में इस योजना के तहत काम नहीं किया जाएगा, ताकि कृषि कार्यों के दौरान मजदूरों की कमी न हो। सरकार का तर्क है कि इससे खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को संतुलित तरीके से मजबूती मिलेगी। कैथल में लोगों ने इस बिल का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि मजदूरों को काम देने वाली इस योजना को मनरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आम लोगों को मनरेगा का मतलब नहीं पता था। उन्होंने कहा कि अब वे काम पर आते जाते ये कहेंगे कि जी राम जी के काम पर गए थे, जिससे वह काम करने के साथ साथ राम के नाम का भी स्मरण करेंगे। सरकार ने जी राम जी का जो नाम रखा है वो बहुत अच्छा है और सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि जी राम जी का मतलब है रामो विग्रहवान धर्म। जो राम है वो हमारे अन्नदाता है। अब व्यक्ति अगर मजदूरी करने जा रहा है मनरेगा की, गांव में अगर मनरेगा के लिए हम लोग जाते हैं तो हम कहाँ क्या कहेंगे कि भाई जी राम जी के काम पे जा रहे हैं, मतलब राम जी के काम पे जा रहे हैं। आज आपको किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? जी राम जी के पैसे मिल रहे हैं। तो राम जी हमारे इस विश्व के अन्नदाता भी हैं और इसका जो सरकार का जो फैसला बहुत ऐतिहासिक है। सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, नाम बदला है इस जी राम जी करके, तो ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है सरकार का, क्योंकि हम भी काम से जब आएंगे या काम को जाएंगे तो राम का भी नाम आएगा जी, और इसमें बहुत ही अच्छा है। और जो ये क्या नाम सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये क्या नाम है जी राम जी वाला, ये बहुत बढ़िया निर्णय लिया है और इसको मनरेगा को हटाकर ये जी राम जी कर दिया है। इसके लिए सभी मजदूर श्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से स्वागत करते हैं और इसमें सभी मजदूरों को बहुत फायदा मिला है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी जी राम जी बिल 2025 पर जींद से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोगों का कहना है कि जी राम जी धार्मिक शब्द है, इस बहाने सुबह शाम राम का नाम लिया जा सकेगा। मनरेगा कहने में परेशानी होती थी, लेकिन जी राम जी कहने में सुविधा होगी। लोगों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि ये फैसला देशवासियों की भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में
100 दिन का रोजगार मिलता था, जबकि जी राम जी में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। इसके अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। यदि समय पर काम नहीं मिला तो भत्ते का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जो श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं हम। हमारा काम जो पहले मनरेगा का था वो जी राम जी का नाम रख दिया है। जो सुबह शाम सवेरे जावांगे काम पर, राम का नाम आवेगा, शाम में आवांगे जब भी राम का नाम लेवांगे। और ये 100 दिन का रोजगार था पहला, ये 125 दिन का कर दिया है, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। नाम विकसित भारत जी राम जी रखा गया, जिससे आम आदमी को इसके बहाने राम का नाम भी लिया जाएगा। यह अच्छा काम, अच्छा नाम बदला गया है। और मनरेगा के जो कार्य दिवस है उनको 100 दिन से 125 दिन कर दिया गया। इससे भी मजदूरों के जीवन सुधार में काफी सहायता मिलेगी। कानून ये लेके आई है इसको 100 से 125 दिन का करने के लिए। मनरेगा का नाम था, उसका नाम जी राम जी नाम रखने की कानून बना रही है। और ये जी राम जी का काम है जो ये बहुत ही अच्छा काम है। जो हम सुबह काम पर जाते हैं, जी राम जी का नाम लेते हैं और हमें अच्छा लगता है, और इकट्ठे होकर महिलाएं काम करती हैं। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें आ रही थी। वहां काम के नाम पर सिर्फ गड्ढे खोदना और उन्हें बंद करना या मिट्टी से जुड़े काम ही हो रहे थे। नए विधेयक के तहत ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वयन होगा। जॉब कार्ड और सोशल ऑडिट के जरिए पारदर्शिता आएगी। ग्रामीण सड़कों, सार्वजनिक भवनों, स्कूलों के आधारभूत ढांचे, स्वच्छता प्रणालियों और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे स्थायी कार्यों पर जोर दिया जाएगा। इससे देश भर में उत्पादक, टिकाऊ और सुदृढ़ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। जी राम जी के नाम से हम इसको लेंगे। सुबह शाम काम पे जाते हुए भी जी राम राम करेंगे और राम जी राम जी का नाम लेंगे, जिससे आपस में मालिक का नाम लेने में भी सबको सुविधा होगी। बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रामीणों को 100 दिन के रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। मनरेगा होया करती है हरियाणा में, उसकी जगह जी राम जी की योजना लेके आए हैं। उससे मजदूर भाइयों को और उनके बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पहले 100 दिन का रोजगार था। मोदी जी ने ही की देन है जो अब 125 दिन का कर दिया। ये मोदी जी की बहुत बड़ी देन है जो इन नए मजदूर भाइयों के लिए। जी राम जी 125 दिन का रोजगार मिलेगा मजदूरों को। बहुत अच्छी स्कीम है मोदी जी की, जो संसद में पास हो गई है। उसके बाद में जी राम जी का नाम आएगा डेली, तो मजदूरों को बड़ा फ़ायदा है, आम जनता को भी फ़ायदा है। जी राम जी स्कीम का रोज नाम लेंगे। वीबी जी राम जी बिल पर भिवानी के नागरिकों और लाभार्थियों ने कहा कि इससे उनके परिवारों की आय बढ़ेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित दाम पर अब उन्हें साल में अधिक दिन रोजगार मिलेगा और विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यों में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि योजना के तहत प्रदेश में 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। राम जी योजना बहुत अच्छी योजना है। हमें 125 दिन का लाभ मिलेगा और बहुत बढ़िया योजना है। हम तो इससे खुश हैं। जी राम जी योजना बहुत अच्छी योजना निकली है जी। जो 100 दिन का काम मिलता था वो अब 125 दिन का मिलेगा। बढ़िया रोजगार अपनी बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से लाभ उठाएं। राम राम जी। 100 दिन वाला काम 125 दिन का मिलेगा। इससे सभी मजदूर भाइयों को काम मिलेगा। एक बहुत अच्छी योजना है। जी राम जी योजना बहुत अच्छी योजना है। पहले 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। फायदामंद रहेगा लोगों के लिए, बहुत अच्छी योजना है। ये पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों को और बढ़िया रहेगा। ये तो पहले ये मनरेगा के नाम से जानते थे, अब इसको जी राम जी के नाम से जानेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जल्दी लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सक्षम हो जाएगा। इसके लिए बोर्ड को 25 करोड़ की लागत से स्टेज 3 हाईटेक डेटा सेंटर के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। यह प्रदेश का पहला डेटा सेंटर होगा। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि यह डेटा सेंटर प्रदेश का पहला सरकारी स्तर का स्टेज 3 डेटा सेंटर होगा। जल्दी इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि अब तक बोर्ड केवल 10वीं, 12वीं और अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने तक ही सीमित था। डेटा सेंटर बनने के बाद बोर्ड की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही अपने पूरे राष्ट्र में एक पहला ऐसा बोर्ड होगा जिसमें इसका अपना खुद का डाटा सेंटर होगा और बड़ी एडवांस स्टेज का डाटा सेंटर होगा। बिल्कुल बचत आएगी, हार्ड कॉपी की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब यदि एक सिंपल इसका एग्जांपल हम लें, 5 लाख के करीब हमारे विद्यार्थी जो वो परीक्षार्थी 10वीं और 12वीं कक्षाओं में, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अपीयर होते हैं, यानी 5 लाख सर्टिफिकेट्स तो हमारे छपेंगे, चाहे वो फेल हो, चाहे पास हो, चाहे कंपार्टमेंट कुछ भी। 5 लाख जो पेपर्स बने हैं उनके लिए जितनी ज़्यादा मतलब वेस्टेज हुई है या जितना ज़्यादा यूँ कहिए कि पेपर बनाने के लिए जो अलग अलग जगह पर इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे वो पेड़ों की कटाई का है, चाहे वो फिर बाद की प्रोसेस का है जिसमें पोल्यूशन भी फैलता है पेपर इंडस्ट्री का और जो भी, तो काफ़ी बड़ा योगदान इसमें हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिए भी इसका रहेगा। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि डेटा सेंटर स्थापित होने के बाद देश भर से जुड़े शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के नवीनतम और सुरक्षित डेटा का भंडारण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि डेटा सेंटर बनने के बाद परीक्षाओं के परिणाम जारी करने में तेजी आएगी। जो अपना खुद का डाटा सेंटर होगा तो इसमें इस प्रकार की कोई भी रिस्क फैक्टर कहीं नहीं रहेगा। और सबसे ज़्यादा रिलीफ की बात यही है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अपना सारा डाटा ऑनलाइन होगा। जैसा कि अभी भी आपके सामने ही जो एक्सपर्ट्स यहाँ आए थे उन्होंने बताया भी है कि ऑनलाइन ही पूरा फॉर्मेट डीएमसी का डिटेल मार्क्स कार्ड जो होता है, सर्टिफिकेट जो होता है उसका जनरेट होगा। सभी बच्चों के जो मतलब डिटेल्स होंगे वो बाकायदा डिजी लॉकर पर अवेलेबल होंगे और इससे न केवल बच्चों को या यूँ कहिए कि आम जन को सुविधा होगी। ये जो हर रोज़ हम फोटो स्टेट निकालते हैं, पेपर वो जो इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, चाहिए 1 पेज और 10 कॉपी हम निकलवा लेते हैं कई बार, क्योंकि फोटो स्टेट मशीन पर बार बार दुकान पर जाना ईजी नहीं होता। इसकी पूरी तरह से बचत हो जाएगी क्योंकि अपने मोबाइल में ही अपना डॉक्यूमेंट आप दिखाइए, वो सर्टिफाइड होगा डिजी लॉकर की वजह से, इट विल बी ओके। तो जैसा कि पर्यावरण की बात यदि करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये वृक्ष की कटाई हो रही है पेपर के मामले में खास तौर पर, इसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान इसका होगा। डाक विभाग ने प्रदेश में जेनजी थीम पर आधारित आज पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में किया। डाकघर का उद्घाटन जीजीओ के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई एवं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा परिमंडल सचिन किशोर ने किया। इस मौके पर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया कि जेनजी थीम आधारित पोस्ट ऑफिस स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली युवा पीढ़ी को नई सेवाएं उनके अनुरूप प्रदान करेगा। भारत वर्ष के जो हमारे 23 सर्कल्स हैं, उन सभी सर्कल्स में जितने भी हमारे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, जहां हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, जहां पर बच्चे हैं, उनके रुझान के लिए उनके हिसाब से हम जेएनजी पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस तो हमारा यहाँ था, लेकिन बच्चों को उनके हिसाब से काम मिले, उनको अपने पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी मिले, उनको कौन कौन सी सेवाएं हम लोग दे रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी को हम लोग लेके आए हैं, किस तरह का काम हम लोग आगे लेके जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के पोस्ट ऑफिस के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेके आए हैं। बच्चों का योगदान सबसे ज़्यादा है। जैसे इस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ही हमें ये बताया कि यहाँ पर वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, हम लोगों ने उसी हिसाब से और उसी कलर के साथ इनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में बच्चों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बताया जा रहा है। जो युवा पहले पोस्ट ऑफिस नहीं आते थे, वे अब यहाँ जरूर आएंगे। जी हमारे बच्चों को हिसाब से देख के जो है ये बनाया गया है। जो भी इसके अंदर जो चीज़ें की गई वो हमारे बच्चों से ही पहले उनसे पूछे, उनके आइडिया लिए गए और उनके हिसाब से इन्होंने जो चीज़ें बनाई है, ताकि हम जो प्राइवेट जो है हमारे पास में जो उनका कंपटीशन हम कैसे दें और हमारी फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों के पास में कैसे पहुँचे, और बच्चों के हिसाब से हमने ये चीज़ें की है ताकि उनको हमारी स्कीमों का पता चले और बच्चे इसका मैक्सिमम यूज़ करें। और बच्चों के हिसाब से हमारे यहाँ काफ़ी फैसिलिटीज़ भी दी है, उनकी वाईफाई और दूसरी चीज़ें वो भी उन्हें प्रोवाइड करी है। पोस्ट ऑफिस में जैसे स्पीड पोस्ट है, उसके लिए बच्चों के लिए स्पेशली इन्होंने 10% कंसेशन दिया है और बच्चे की अच्छी स्टार्टिंग है, ताकि हमारे यूनिवर्सिटी को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे।
अंबाला डाक विभाग द्वारा आज पंचकुला जिले के मौली गांव में डाक चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डाक सेवा सदस्य बोर्ड की सदस्य मनीषा सिन्हा ने शिरकत की। बोर्ड की सदस्य ने कहा कि डाक चौपाल का उद्देश्य जीवन बीमा, आवर्ती जमा, मासिक आय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत योजना, किसान विकास पत्र आधार संबंधी विभिन्न सेवाओं आदि जैसी विभागीय योजनाओं के प्रति जनता को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि चौपाल में आम जनता को विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लाइव प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा लोगों के लिए आधार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर के दौरान बैंक, आईपीपीबी और पीएलआई, आरपीएलआई खाते भी खोले गए। बहुत ज़रूरी है कि उनका इंश्योरेंस बच्चों के लिए सुकन्या, जैसे लड़कियों के लिए सुकन्या, लड़कों के लिए पीपीएफ, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए सीनियर सिटीज़न, सरकार इनको एक्स्ट्रा रेट पे देती है और ये उनको मालूम होना चाहिए कि उनको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस परिस्थितियों में मिलेगा और किस तरह के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिमिलरली जो आधार का जो काम है वो उनको उनका हक बनता है कि आधार कार्ड बनाए। बहुत ज़रूरी है कि ये डाक चौपाल जैसी चीज़ें बार बार होती रहे, लोगों को पता चलता रहे कि कहाँ से क्या चीज़ें मिलेंगी और उनके हक क्या है जो उनको लेना चाहिए। खबर फरीदाबाद से, जहां बड़खल झील चौक पर महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन बेल्ट पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। विभाग के एक्सईएन ने बताया कि कई बार लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था कि खुद अतिक्रमण हटा ले, लेकिन लोगों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते कार्यवाही करनी पड़ी। अतिक्रमण हटाने के बाद ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा किया जाएगा ताकि इलाके का सौंदर्यीकरण हो सके और पर्यावरण स्वच्छ रहे। ये ग्रीन बेल्ट है, इस ग्रीन बेल्ट से हटाएंगे सारा। लोगों में बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है और सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान करने में ग्रीन बेल्ट को इनको खूब पता है कि ग्रीन बेल्ट है। इनको 15 बार कह चुका है यहाँ, कह के गए हैं कि भैया इसको ग्रीन बेल्ट को डेवलप करेंगे शहर की, इसमें पूरा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये पहले 35 साल पहले हरियाणा शहरी विकास जो हुडा होता था उसने बहुत अच्छी ग्रीन बेल्ट बनाई थी कि लोगों को मीडिया भी सेंसिटाइज करे, लोग बताएं कि सरकारी ग्रीन बेल्टों को, क्योंकि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो 700-800 पहुंच चुका है, लोगों को सांस लेना भारी हो रहा है। इसको कार्बन सिंक का काम करेंगे ये ग्रीन बेल्ट। हर साल 26 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान दिवस के रूप में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। साहिबजादों के बलिदान के बारे में छात्रों और लोगों को जागरूक करने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में सैंड एंड आर्ट शो का आयोजन किया गया। शो में गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की वीर गाथा को दर्शाया गया। सैंड आर्टिस्ट मनीषा ने रेत और चित्रकला के माध्यम से मंच पर 4 साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के संघर्ष, साहस और बलिदान को जीवंत रूप में दर्शाया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सैंड आर्ट कार्यक्रम देखने के बाद विद्यार्थियों में नई चेतना जागृत होगी। उन्होंने बताया कि सैंड आर्ट शो के बाद बच्चों के लिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में निबंध लेखन प्रतियोगिता भी रखी गई। और उसमें जो सैंड आर्ट के माध्यम से जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये अभूतपूर्व हैं और मैं ये मानता हूँ कि ये सब चीज़ें आज के हमारे विद्यार्थियों में एक नई जागृति और एक नई चेतना भी पैदा करेंगी। मात्र 9 वर्ष के और 7 वर्ष के बच्चे, 2 साहिबजादे, जो कि मैं तो ये मानता हूँ कि भारत के इतिहास में ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में ऐसी शौर्य गाथा इन 2 बच्चों की रही है और इसी शौर्य गाथा को एक सैंड आर्टिस्ट ने बड़े अच्छे एक ढंग से और बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। तो ये बच्चे हमारे इतिहास से और हमारे देश की माटी से सीधे जुड़ेंगे। सैंड आर्ट शो देखने के बाद छात्राओं ने कहा कि ये बहुत ही प्रेरणादायी शो रहा, जिससे हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिला। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए ताकि देश के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता रहे। उनके 4 साहिबजादों के बारे में बताया गया, वो उन्होंने कितनी कम उम्र में देश के लिए कितना कुछ किया है
इससे हमें पता चलता है कि भारत का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। भारत में बहुत से राजा महाराजा हुए हैं, रानी हुई हैं, परंतु जिनका इतिहास सबसे गौरवशाली रहा है वो है 4 साहिबजादों का इतिहास। इन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए बहुत कुछ किया है। और आज जो सैंड शो दिखाया गया है हमें, इसके माध्यम से हमें बहुत ही प्रेरणा मिली है, इतिहास को जानने का मौका मिला है। हमें पता लगा है कि जो 4 साहिबजादे थे उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार कुर्बानी दी है। इस शो को दिखाने के लिए मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं यहाँ सैंड आर्ट शो के माध्यम से हमें पता चला कि कैसे 4 वीर साहिबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए वीर गति प्राप्त की। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी जींद के ऐतिहासिक गांव पांडु पिंडारा में शुरू हो गई है। अतिरिक्त उपायुक्त ने आंगनवाड़ी का शुभारंभ करने के बाद कहा कि यह आंगनवाड़ी 3 से 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के मकसद से शुरू की गई है। आधुनिक तकनीक की मदद से बच्चों को यहां सिखाया जाएगा और उनके स्वास्थ्य का खास ध्यान रखा जाएगा। आंगनवाड़ी में VR सेट उपलब्ध करवाए गए हैं जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होंगे। इन डिवाइस का सही उपयोग बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा। AI आंगनवाड़ी का हमने यहाँ पे शुरुआत करी है। इससे पहले तो VR सेट जो आपने अंदर देखा होगा, बच्चों ने भी यूज़ किया था, मैंने भी यूज़ करके देखा था, जिसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी दिखाई जाएंगी जो कि VR से दिखाई जाएंगी और बच्चों को मतलब हर एक लैंग्वेज में उसको मतलब इंटरप्रेट करके दिखाए जाएंगे। जैसे वो बता रहे थे इंटरप्रेटर कि अलग अलग जैसे लैंग्वेज जो बच्चे सीखेंगे तो उनका मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा, उनका एप्टीट्यूड भी बढ़ेगा, एटीट्यूड भी बढ़ेगा, सारी चीज़ों में मतलब एकदम विकास आएगा। एडीसी ने बताया कि आंगनवाड़ी के बच्चों का विकास निजी स्कूलों के बच्चों से भी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा AI तकनीक के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई की प्रगति और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इससे बच्चों की ज़रूरतों को समय पर समझा जा सकेगा। नई व्यवस्था से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम भी आसान होगा। इससे कागजी काम कम होगा और कार्यकर्ता बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगी। पहली ऐसी AI आंगनवाड़ी हमने यहाँ पे सेटअप करी है। अगर इसको हमने ढंग से इम्प्लीमेंट किया तो जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे जो इस आंगनवाड़ी में आते हैं वो इवन प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट आंगनवाड़ियों से, उनसे प्ले स्कूल से, इन सब से बढ़िया हम यहाँ पे रिजल्ट हमारी सरकारी आंगनवाड़ी में दिखाएंगे। सर ये पायलट प्रोजेक्ट था, अगर इसको ढंग से अगर हम इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर पाते हैं तो इसको हम जरूर मतलब दूसरी आंगनवाड़ी में लेके जाएंगे। नूंह के किसानों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि कृषि विभाग पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने का दावा कर रहा है। कृषि विभाग के उप निदेशक का कहना है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं, किसानों को आसानी से खाद मिल रही है। किसान खाद खरीदते समय अपना बिल जरूर लें। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार चेकिंग कर रहे हैं और सैंपलिंग कर रहे हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता का खाद किसानों को मिल सके। उप निदेशक ने कहा कि अगर खाद वितरण में अनियमितता पाई जाती है तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला नूंह में रबी सीजन के दौरान लगभग हमारे 7,500 मेट्रिक टन DAP और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजरों की जरूरत होती है और वो आज हमारे पास अवेलेबल हैं। रबी सीजन के दौरान लगभग 20,000 MT हमारे यहाँ खपत रहती है। अभी तक जिला नूंह में लगभग 14,000 MT यूरिया खाद हमारे पास आ चुकी है, जिसमें से 11,500 MT किसान ले चुके हैं और लगभग 2,000 के आसपास आज भी उपलब्ध है और एक रैक आज क्रिप्टो कंपनी का लगा है जिसमें से लगभग 1,200 टन आज हमारे पास और खाद उपलब्ध होगी। जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। अगर सोच नहीं हो और तकनीक सही तो खेती भी मुनाफे का बड़ा जरिया बन सकती है और ये कर दिखाया सिरसा जिले के गांव गिगोरानी के प्रगतिशील किसान वीरेंद्र साहू ने। साल 2002 में इस किसान ने केवल 7 एकड़ जमीन पर बागवानी शुरू की जो आज 27 एकड़ तक फैल चुकी है। रेत की टीलों पर जहां पानी की कमी है वहां आज किन्नू और अमरूद के बाग लहलहा रहे हैं। प्रगतिशील किसान ने इंडो इजराइल तकनीक और टपका यानी ड्रिप विधि से सिंचाई कर ये बाग तैयार किए हैं। इस तकनीक से सामान्य खेती की तुलना में 1/4 पानी की जरूरत पड़ती है। मल्चिंग विधि से खेतों में नमी बनी रहती है और फसल को गर्मी से बचाया जाता है। मैंने सबसे पहले अमरूद लगाया था, जो हमारा डेरा सच्चा सौदा है उसके पास अमरूद से मैंने अमरूद लिया और 2002 में अमरूद से शुरुआत की और अच्छा उत्पादन मैंने निकाला।
उसके बाद में कुछ 2-3 साल बाद के अंदर मैंने सिट्रस के ऊपर कदम बढ़ाया और किन्नू के ऊपर काम करना शुरू किया। तो चौथी बारी मेरे को सम्मान मिला है हरियाणा सरकार से, और डिस्ट्रिक्ट स्तर से तो कई बार पुरस्कार मिले हैं। बिल्कुल पूरे देश से लोग आते हैं, और हमारा जो काम करने का तरीका है, नर्सरी स्टार्टअप है, वो पूरा इंडो इजराइल पैटर्न है, जिसमें हम बड़ा पॉली बैग में पौधे तैयार करते हैं। जो पहले वाला सिस्टम था, उससे साल से 1.5 साल पहले। हाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।